ओके सो स्टूडेंट, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एनसेड्स के बारे में पढ़ाया है। आप एनसेड्स को बुक्स वगैरह से देख लें। अगर कहीं पे कोई भी मसला हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसके बाद हमने अगली ड्रग पढ़नी है जिसे हम एसिटामाइनोफेन भी कहते हैं। ठीक है, एसिटामाइनोफेन या एसिटामिनोफेन जो भी है, ये जो एसिटामाइनोफेन है इसकी स्पेसिफिक बात ये है कि ये एनसेड्स नहीं है। एनसेड्स की जगह सब्सटीट्यूशन के तौर पर हम इसे यूज़ कर सकते हैं। अब ये एनसेड्स क्यों नहीं है? क्योंकि ये साइक्लोक्सीजिनेज 1 और साइक्लोक्सीजिनेज 2 को स्पेशली पेरीफ्री के अंदर इनहिबिट नहीं करती, जबकि एनसेड पेरीफ्री में उसकी इनहिबिशन करते थे। जब ये पेरीफ्री के अंदर इनहिबिट नहीं करती तो इसका मतलब है ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी नहीं होगी, बल्कि ये स्पेसिफिकली क्या करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कॉक्स को इनहिबिट करती है। और कैटजेड में लिखा हुआ है कि कॉक्स 3 को स्पेसिफिकली सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये इनहिबिट करती है। और जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये कॉक्स को इनहिबिट करती है तो इसके इफेक्ट्स क्या होंगे? जब ये सीएनएस को इफेक्ट करेगी तो जाहिर है इसकी एंटी पायरेटिक एबिलिटीज़ होंगी, क्योंकि पायरेसिस या पायरेटिक या फीवर कब होता है? जब आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हाइपोथैलेमस के लेवल पे टेम्परेचर का जो सेट पॉइंट होता है वो ऑल्टर होता है। लेकिन क्योंकि ये सीएनएस के लेवल पे साइक्लोक्सीजिनेज की प्रोस्टाग्लैंडिन E2 की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देती है, तो वहाँ पे फीवर नहीं होगा। एंटी पैरेटिक इफेक्ट है इसके, और दूसरा इसके एंटी एनाल्जेसिक इफेक्ट हैं। तीसरी बात है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट इसके ना होने के बराबर हैं। अगर इफेक्ट इसके ये हैं तो इसको हम यूज़ कहाँ पे करते हैं? ज़ाहिर है इसको हम यूज़ करेंगे फीवर को रिड्यूस करने के लिए, पेन को रिड्यूस करने के लिए, और स्पेशली चिल्ड्रंस वगैरह के अंदर हम इसको वायरल इन्फेक्शन के लिए, जैसे कि चिकन पॉक्स हो गए, उनमें देते हैं। बच्चों के अंदर हम ये क्यों प्रेफर करते हैं, एस्पिरिन क्यों नहीं देते? क्योंकि एस्पिरिन की वजह से राई सिंड्रोम होने के रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं। अब अगर हम बात करें इसके फार्माकोकिनेटिक फीचर की तो कहता है रेडली ओरली एब्जॉर्ब होती है ये, लेकिन इसका फर्स्ट पास इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है और लिवर के अंदर ये ग्लूक्रोनिडेशन के थ्रू इनएक्टिवेटेड मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाती है। सम टाइम इसका जो कुछ पोर्शन होता है वो पोर्शन कन्वर्ट होता है, एसिटाइलेटेड होता है, और एसिटाइलेटेड होने के बाद वो क्या बन जाता है हमारे पास? NAPQI। इसका क्या मतलब है? N एसिटाइलेटेड P बेंजो अमाइनो क्विनामाइन बनती है। ठीक है, अब ये जो है ये एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड बन गया है, और ये हाईली रिएक्टिव कंपाउंड रिएक्ट करता है। किसके साथ रिएक्ट करता है? नॉर्मल अमाउंट में ये सल्फाइल हाइड्राइल ग्रुप ऑफ ग्लूटाथायोन जो कि एंटीऑक्सीडेंट है उसके साथ रिएक्ट करता है और एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बनता है जिससे कोई हमें नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर ये बहुत हाई कंसनट्रेशन में होगा और ग्लूटाथायोन डिप्लीट हो जाएगा तो कहता है ये सल्फाइल हाइड्राइल ग्रुप ऑफ हेपेटिक प्रोटीन के साथ बाइंड करना शुरू हो जाता है। जब ये हेपेटिक प्रोटीन के साथ बाइंड होता है तो ये काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक कंपाउंड बन जाता है, और टॉक्सिसिटी की वजह से क्या करता है? लिवर डैमेज करता है। ठीक है, तो ये इसका फार्माकोकिनेटिक फीचर भी है और इसके एडवर्स इफेक्ट की भी हेडिंग अलग से दी हुई है, लेकिन उसमें यही बात लिखी हुई है कि नॉर्मल कंसंट्रेशन पे इसके एडवर्स इफेक्ट इतने ज़्यादा नहीं है, इसीलिए बच्चों में प्रेफर की जाती है। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा अमाउंट में दोगे तो ग्लूटाथायोन डिप्लीट हो जाएगा और ये हेपेटिक प्रोटीन के साथ मिलकर हेपेटिक डैमेज करेगा। ठीक है, और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन की तरफ भी लेके जा सकता है, इतनी सीवियर हेपेटिक नेक्रोसिस करता है। अगर कोई पेशेंट है उसको पहले से हेपेटिक डिजीज़ है या कोई वायरल हेपेटाइटिस है या अल्कोहल की हिस्ट्री है तो उसमें ये इफेक्ट ज़्यादा हो सकता है और आपने उसको फिर ये प्रिकॉशंस के साथ देनी है। सही है, अब यहाँ पे हमने एनसेड्स भी पढ़ ली, एसिटामिनोफेन भी पढ़ लिया। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या आता है कि हम ट्रीट कर सकते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस को कुछ स्पेसिफिक ट्रेडिशनल ड्रग्स देके या बायोलॉजिकल एजेंट्स देके, जिन्हें हम क्या कहते हैं? डिमार्ड्स कहते हैं। किन्हें हम क्या कहते हैं? डिमार्ड्स कहते हैं। ये क्या है? डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटाइटिक ड्रग्स हैं। ये जो डिमार्ड्स हैं ये फर्दर आगे हमारे पास दो तरह की हैं, या तो हम सिंथेटिक डिमार्ड्स देते हैं या फिर हम बायोलॉजिकल डिमार्ड्स देते हैं। अब बायोलॉजिकल और सिंथेटिक में क्या फ़र्क है? सिंथेटिक वाले जो हैं जो कि सिंथेसाइज किए गए हैं और इन्हें हम ट्रेडिशनल डिमार्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ट्रेडिशनल डिमार्ड्स हैं इन्हें हमने किस में यूज़ करना है? रूमेटाइड आर्थराइटिस में, और ये कहीं ना कहीं पे उसकी किसी ना किसी बायोकेमिकल सिंथेटिक प्रोसेस को इनहिबिट करके ट्रीट करने की, इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करेंगे। कहते हैं ये जो ट्रेडिशनल डिमार्ड्स हैं इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स आ जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर अभी हम पढ़ेंगे मिथोट्रेक्सेट आता है, उसके अलावा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन आ जाता है, लेफ्लोनोमाइड आ जाता है। उसके अलावा हम इसमें देखेंगे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सल्फासाइलाजीन आता है और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का आपको पता है इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एबिलिटीज़ होती हैं। बारी बारी हम इन सबको पढ़ेंगे। कहते हैं जो ट्रेडिशनल हम डिमार्ड्स यूज़ करते हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहे हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस के डिजीज़ में, और ये क्या करते हैं? जॉइंट के अंदर जो पेन है या डिजीज़ की प्रोग्रेशन है उसको कम करते हैं, रिमिशन को इंड्यूस करते हैं और फर्दर डिस्ट्रक्शन को प्रिवेंट कर देते हैं। ये एजेंट उतनी जल्दी स्टार्ट कर देने चाहिए जैसे ही पेशेंट के अंदर रूमेटाइड आर्थराइटिस का जो डायग्नोसिस होती है तो फौरन आपने इसको स्टार्ट कर देना। अब ये है कि आप इसको मोनोथेरेपी के तौर पे भी मिथोट्रेक्सेट को दे सकते हो, और इसके अंदर साथ में एडिशनल इफेक्ट के लिए आप इसके अंदर साइनर्जिस्टिक एक्शंस के लिए क्या कर सकते हो? ये भी ऐड कर सकते हो और कोई बायोलॉजिकल डिमांड्स भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, मोनोथेरेपी के तौर पर भी दे सकते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं मिथोट्रेक्सेट की। मिथोट्रेक्सेट हमने कहीं और भी पढ़ा है और आपको अब भी पता होगा कि मिथोट्रेक्सेट क्या करता है? ये फॉलिक एसिड एनालॉग है। फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को क्या करता है? इनहिबिट करता है। फॉलिक एसिड एंटागनिस्ट है, फॉलिक एसिड की सिंथेसिस को
एंटागनाइज करता है, इनहिबिट करता है साइटोकिन की प्रोडक्शन को और प्यूरिन सिंथेसिस को। हेंस ये हमारे पास क्या हुआ, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट भी है और साथ ही साथ ये इम्यूनो सप्रेसिव भी है, इम्यूनिटी को सप्रेस भी कर देता है। ठीक है, ये मेन स्टे है रूमेटाइड आर्थराइटिस के पेशेंट में, इसको हमें मस्ट देना पड़ता है और इसके जो इफेक्ट्स हैं वो 6 से 12 वीक्स के दरमियान आना शुरू हो जाते हैं। फिर वो कहता है कि जो मिथोट्रेक्सेट है आप इसको मोनोथेरेपी के तौर पे भी दे सकते हो। अगर पेशेंट इतना अच्छा रिजल्ट शो ना कर रहा हो तो फिर आप इसमें एडिशन कर सकते हो किस चीज़ की या तो आप मिथोट्रेक्सेट के अंदर क्या ऐड कर सकते हो, कोई भी ग्लूकोनाइड ऐड कर सकते हो, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ऐड कर सकते हो, या फिर ये जो बायोलॉजिकल आगे हम पढ़ेंगे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा इनहिबिटर, ये भी ऐड कर सकते हो मैक्सिमम रिजल्ट्स के लिए। ठीक है, नॉर्मली तो ये कहता है कि इसकी हाई डोजेस हमें बहुत ज़्यादा हाई डोजेस मिथोट्रेक्सेट की कैंसर में देनी पड़ती हैं। कैंसर की निस्बतन रूमेटाइड आर्थराइटिस में इसकी काफ़ी ज़्यादा कम डोजेस से भी काम चल जाता है। अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करेंगे तो एडवर्स इफेक्ट में क्या कर सकता है, अल्सरेशन कॉज कर सकता है, नोजिया कर सकता है, साइटोपिनिया कर सकता है, लिवर की सिरोसिस कर सकता है और नमूनिया लाइक सिंड्रोम कर सकता है। उसके अलावा कहते हैं जितने भी डिमार्ड्स हम यूज़ करते हैं ना, ये इंसान को बहुत ज़्यादा प्रॉन कर देते हैं डिजीज़ के लिए। अब डिजीज़ के लिए या इन्फेक्शन के लिए क्यों प्रॉन कर देते हैं, क्योंकि इनमें इम्यूनो सप्रेसिव एबिलिटीज़ होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ होती हैं। इन्फ्लेमेशन नहीं हो रही, कोई डिजीज़ एंटर होगा, कोई माइक्रोब इंटर होगा, जैसे ही माइक्रोब इंटर होता था तो वहाँ पे क्या स्टार्ट होती थी, इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन नहीं होगी, बॉडी को पता ही नहीं चलेगा कि अच्छा माइक्रोब आया हुआ, उसको किल भी नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट या इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके एडवर्स इफेक्ट में हमारे पास सिरोसिस है, नोजिया है, साइटोपिनिया और सबसे इंपॉर्टेंट आप बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल हो जाते हो डिफरेंट तरह के क्रॉनिक डिफरेंट तरह के इन्फेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये बात हो गई हमारे पास किसकी, ट्रेडिशनल डिमांड मेथोट्रेक्सेट की, जो कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब ट्रेडिशनल डिमांड्स के अंदर हम दूसरी चीज़ की बात करते हैं। लिपिन में बात की गई, कैड्जन के अंदर इनकी डिटेल नहीं दिखाई गई कि हमारे पास सेकंड चीज़ क्या आ जाती है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। ये जो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन है इसको पहले अर्ली या माइल्ड रूमेटाइड आर्थराइटिस के अंदर यूज़ किया जाता है। जब नया डायग्नोस हो, इनिशियल स्टेजेस में हो, तो इसको हम यूज़ करते हैं और स्पेसिफिकली हम इसको कंबाइन कर देते हैं किसके साथ, मिथोट्रेक्सेट के साथ। ठीक है, कहता है अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करेंगे तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमें नहीं पता और इसके ऑनसेट्स को भी तकरीबन 6 मंथ्स लगते हैं। 6 महीनों बाद इसके इफेक्ट्स आपको नजर आना शुरू होते हैं। और अगर हम एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो मिथोट्रेक्सेट की निस्बतन इसके एडवर्स इफेक्ट जो लिवर के ऊपर है या इम्यून सिस्टम के ऊपर है बाकी डिमांड्स की निस्बत भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन हाँ, ये आई रिलेटेड इफेक्ट कॉज कर सकता है, ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है और ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी में ये टॉक्सिसिटी मतलब स्फेयर भी हो सकती है, यानी कि रेटिनल डैमेज भी हो सकता है, कॉर्नियल डिपॉजिट भी हो सकते हैं और कुछ सीएनएस डिस्टर्बेंस, जीआईटी डिस्टर्बेंस करता है, लेकिन वो इतनी ज़्यादा स्वेयर नहीं है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं डिमार्ड्स। डिमार्ड्स के अंदर हमने क्या पढ़ा, मिथोट्रेक्सेट। मिथोट्रेक्सेट क्या करता है, फॉलिक एसिड एंटागनिस्ट है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन क्या करता है हमें नहीं पता, लेकिन अर्ली स्टेजेस में मिथोट्रेक्सेट के साथ मिला के हम इसको दे सकते हैं। टॉक्सिसिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा ये इफेक्ट अगर करेगा तो किसको करेगा, ऑक्यूलर टॉक्सिसिटी करेगा, रेटिना को डैमेज करेगा और ऑक्यूलर डेपोजिशंस करेगा। अच्छा, उसके बाद मिथोट्रेक्सेट की बात कर ली, हाइड्रोक्सोक्लोरोक्विनिन की बात कर ली। उसके बाद कहते हैं हमारे पास एक और ड्रग है जिसे हम कहते हैं लेफ्लुनोमाइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, लेफ्लुनोमाइड। ये लेफ्लुनोमाइड जो है ये समझ लो मिथोट्रेक्सेट के बिल्कुल अपोजिट काम करती है। मिथोट्रेक्सेट क्या करता है, प्यूरिन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है ना, फॉलिक एसिड को ब्लॉक करके। ये क्या करता है, ये पायरामाइडीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है। और पायरामाइडीन सिंथेसिस को कैसे ब्लॉक करता है, डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज को ब्लॉक करके। डाईहाइड्रोओरोटेट डिहाइड्रोजिनेज याद करो, बायोकेमिस्ट्री में हमने पढ़ा हुआ है, पायरामाइडीन की सिंथेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक पेशेंट मिथोट्रेक्सेट को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो उसमें लेफ्लुरोमाइड देके हम क्या कर सकते हैं, पायराडीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके इम्यूनो सप्रेसिव कनेक्शंस जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि अगर कोई मिथोट्रेक्सेट यूज़ कर रहा है तो ये उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। लेकिन मिथोट्रेक्सेट अगर किसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, वो किसी कंडीशन की वजह से, एडवर्स इफेक्ट की वजह से यूज़ नहीं कर पा रहा, तो उसमें फिर हम ये ड्रग जो है वो कंबाइन करके दे सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसके हेडेक, डायरिया, नोजिया या कुछ फ्लू लाइक रिएक्शंस हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में भी, और इन्फेक्शन या कंप्लीट ब्लड पिक्चर, इलेक्ट्रोलाइट, लिवर एंजाइम जब आपने ये दी हुई है तो कंटिन्यूसली आप पेशेंट के मॉनिटर करते रहोगे। सही है। सो उसके बाद लेफ्लुरोमाइड के साथ हमारे पास कौन सी ड्रग आ जाती है, सल्फासैलाजीन। सल्फासैलाजीन कहीं पे पढ़ी है,
सल्फासेलाजीन एक ऐसे के अंदर आती है ना, हमने कल परसों पढ़ा इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में ASA अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, उसमें हमने क्या कहा था कि इसको हम कंबाइन करते हैं दूसरे किसी एजेंट के साथ, जैसे सल्फापायरिडीन के साथ, तो ये क्या बनती है, सल्फासेलाजीन बनती है। और इसको इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ था उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है। दैट्स वाई, क्योंकि इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल हैं तो इसीलिए हम इसको रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी देते हैं। बाकी हमें इसका ये फंक्शन नहीं पता कि किस तरह से काम करता है, लेकिन रूमेटाइड आर्थराइटिस में हम इसको देते हैं और इन्फ्लेमेशन काफ़ी हद तक इंप्रूव हुई है। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है, इसको अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए 1 to 3 मंथ्स लगते हैं। एडवर्स इफेक्ट में सेम नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया और ल्यूकोपीनिया वगैरह है। देन फाइनल हमारे पास आ जाते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्यों यूज़ किए जाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को यूज़ करके एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल हासिल किया जाता है। ये तो हमें पता ही है, हम फिजियोलॉजी से पढ़ते आ रहे हैं कि जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उनकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन के सारे स्टेप्स को ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिट करते हैं, वेजोडाइलेशन को इनहिबिट करते हैं। उसके बाद जो सेलुलर प्रोसेसेस होते हैं, यानी सेल जो है वो न्यूट्रोफिल्स वगैरह मार्जिन होते हैं, उनकी एडहीजन होती है और ट्रांसमाइग्रेशन उसको इनहिबिट कर देते हैं, WBCs की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देते हैं, और ये सारे काम हैं। तो हमने क्या कहा कि जो डिमार्ड्स हैं, इन डिमार्ड्स के अंदर हमें कौन कौन से एजेंट्स मिले, एक मिथोट्रेक्सेट मिला जो कि प्यूरिन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है, दूसरा हमने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनीन देखा जिसका मैकेनिज्म इतना क्लियर नहीं है, थर्ड में हमने बात की है किसकी, लेफ्लोनामाइड की, जो कि पायरामाइडीन सिंथेसिस को ब्लॉक करता है, और 4 में हमने कहा सल्फासेलाजीन है, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल रखता है, और फाइनली हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है, वो भी एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल रखते हैं। यानी इन सारे कंडीशंस को हम रूमेटाइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए दे सकते हैं। सबका जो ड्यूरेशन है थेरेपी का वो वेरी करता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं बायोलॉजिकल एजेंट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाते हैं, बायोलॉजिकल डिमांड्स। बायोलॉजिकल डिमांड्स का क्या मतलब है, अब याद करो इन्फ्लेमेशन अगर आपने पैथो में पढ़ा है तो इन्फ्लेमेशन कॉज करने के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट क्यूमोकाइंस हैं वो कौन से होते हैं, तो एक हमारे पास है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा, दूसरा हमारे पास इंटरल्यूकिन 1 है, और तीसरा हमारे पास इंटरल्यूकिन 6 है। अब हमने क्या करना है, बायोलॉजिकल डिमांड्स दे के ये जो बायोलॉजिकल मीडिएटर्स हैं इनको क्या करना है, इनहिबिट करना है, यानी ऐसी ड्रग्स देनी है जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को इनहिबिट कर दें। जब इसको इनहिबिट कर देंगी तो इन्फ्लेमेशन मीडिएट नहीं होगी, या इंटरल्यूकिन 1 को इनहिबिट कर दें या इंटरल्यूकिन 6 को इनहिबिट कर दें। जब पेशेंट जो है वो रिस्पॉन्ड ना करता हो ट्रेडिशनल या सिंथेटिक डिमांड्स को, या फिर जो दूसरी रूमेटाइड आर्थराइटिस की ड्रग्स हैं जैसे एनसिड्स वगैरह, तो उसमें फिर हम क्या यूज़ करते हैं, ये बायोलॉजिकल डिमांड्स यूज़ करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास सिंथेटिक की बात हो गई। अब अगर हम बात करना चाहें बायोलॉजिकल डिमांड्स की, तो बायोलॉजिकल डिमांड्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम क्या करेंगे, वो एजेंट बायोलॉजिकली जो नॉर्मली एक ह्यूमन सेल के अंदर इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं हम उन्हें इनहिबिट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे पास क्या है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा। सो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को इनहिबिट करने के लिए हमने कौन कौन से बायोलॉजिकल डिमांड्स यूज़ करने हैं, इसमें वो कहता है सबसे पहले हमारे पास आ जाता है एडालीम्यूब, ठीक है। क्या आ जाता है, एडालीम्यूब आ जाता है। अच्छा, तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये एडालीम्यूब आ जाता है, कहता है ये एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, ये क्या करती है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर के अल्फा जो है उसके साथ बाइंड कर लेती है और उसकी एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करती है, और उसकी इंटरेक्शन नॉर्मल सरफेस रिसेप्टर के साथ होने नहीं देती। जब वो नॉर्मल सरफेस रिसेप्टर पे अटैच नहीं होगा तो ज़ाहिर है इन्फ्लेमेशन के लिए जो उसने सिग्नल्स वगैरह देने हैं वो भी नहीं कर सकेगा। कहता है इसको सबक्यूटेनियसली वीकली एडमिनिस्टर करते हैं हर हफ्ते, और ये हेडेक, नोजिया और एक ग्रेन्युलोसाइटिस वगैरह कर सकता है। ये आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना। दूसरी इसके अंदर कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं, दूसरी हमारे पास इसमें आ जाती है सर्टोलिज्यूमब, ठीक है। क्या आ जाती है, सर्टोलिज्यूमब। ये जो सर्टोलिज्यूमब है ये भी एक ह्यूमनाइज एंटीबॉडी है, और इसका काम है कि ट्यूमर नेक्रोटिक अल्फा फैक्टर को क्या करना, न्यूट्रलाइज करना। जब भी उसको न्यूट्रलाइज कर देगी तो जाहिर है इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। तीसरी हमारे पास कौन सी आ जाती है, इसी के अंदर आ जाती है एटानीसेप्ट, ठीक है। एटानीसेप्ट आ जाती है। ये एटानीसेप्ट भी क्या करती है, जेनेटिकल इंजर्ड फ्यूजन प्रोटीन है, ये भी ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा के साथ बाइंड करती है और उसके एक्शन को इनहिबिट कर देती है। फाइनली इसी क्लास के अंदर आ जाती है हमारे पास गोलीम्यूब। ये गोलीम्यूब भी न्यूट्रलाइज करती है ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को, उसको बाइंड नहीं करने देती, उसकी इंटरेक्शन सेल सरफेस रिसेप्टर के साथ ब्लॉक कर देती है। सबक्यूटेनियसली हम इसको देते हैं, और ये क्या करती है, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर को ब्लॉक करके एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करती है, ठीक है। उसके अलावा वो कहता है फाइनल जो इस क्लास के अंदर आ जाती है वो है हमारे पास इन्फ्लेक्सिमब। इन्फ्लेक्सिमब भी यही करती है कि ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को इनहिबिट करती है। क्यों इसकी इनहिबिशन ज़रूरी है, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और इसको इनहिबिट करने के लिए कौन सी ड्रग है, सबसे पहले है हमारे पास एडालीम्यूब, दूसरा हमारे पास है सर्टोलिज्यूमब, तीसरा हमारे पास एटानीसेप्ट आ जाती है, गोलीम्यूब आता है, और इन्फ्लेक्सिमब आती है। ये सारी वो हैं जो कि क्या करेंगी, ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को इनहिबिट करके इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी। देन वो कहता है हमारे पास एक और ड्रग आ जाती है, और उस ड्रग के थ्रू हमने क्या करना है, अच्छा, सिर्फ ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा तो नहीं इन्फ्लेमेशन करे, इसके अलावा टी सेल्स भी कर रहे होते हैं और बी सेल्स भी कर रहे होते हैं। अब हमने कुछ ऐसी ड्रग्स देनी है जिन्हें हम टी सेल्स को भी इनएक्टिवेट कर दें और बी सेल्स को भी इनएक्टिवेट कर दें। तो सबसे कहता है पहले हमारे पास यहाँ पे ड्रग आ जाती है जिसका नाम है एबासिपेट, ठीक है, अबाटिसेप्ट,
ठीक है, सॉरी यार, अबाटेसेप्ट, ठीक है। अबाटेसेप्ट जो है ये एक ऐसी ड्रग है जो इंटरेक्ट करती है और एक्टिवेट हो जाती है। जब ये एक्टिवेट होती है तो ये टी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट होने नहीं देती। टी लिम्फोसाइट को क्यों नहीं एक्टिवेट होने देती? कहता है सबसे पहले एंटीजन क्या करती है, किसी भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पे आके लगती है, या फिर बी सेल उसके लिए एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बन जाते हैं। फिर ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल जो है इसके पास होता है CD80B और CD86B। ये CD80 और CD86 क्या करते हैं, टी सेल के CD20 के साथ इंटरेक्ट, 28 के साथ इंटरेक्ट करते हैं और टी सेल एक्टिवेट होता है और फर्दर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज होते हैं और इन्फ्लेमेशन और इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट होता है। लेकिन ये जो ड्रग है ये क्या करती है, ये कम्पीट करती है 80 और 86 के साथ। CD28 के लिए खुद CD8 28 पे लग जाती है, इसको लगने नहीं देती, यूँ टी सेल्स को एक्टिवेट नहीं होने देती। टी सेल्स एक्टिवेट नहीं होंगे तो इम्यूनो सप्रेशन हो जाएगी और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा पावरफुली इनिशिएट नहीं होगा। देन हमारे पास आ जाती है राइट्यूक्सिमब, ठीक है। क्या आ जाती है, राइट्यूक्सिमब। ये राइट्यूक्सिमब क्या करेगी, ये बी सेल को इफेक्ट करेगी। जैसे ये वाली टी सेल्स को कर रही थी तो ये बी सेल्स को करती है। कैसे करती है, नॉर्मली हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले कोई भी एंटीजन टी सेल को एक्टिवेट कर सकता है और टी सेल ऐसे साइटोकाइंस वगैरह रिलीज करता है जो जाके बी सेल्स को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन ये जो राइट्यूक्सिमब है ये एक काइमेरिक ह्यूमन और म्यूरिन ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। ये डायरेक्टेड होती है CD20 के अगेंस्ट। ये CD20 कहाँ पे होता है, मैलिग्नेंट या नॉर्मल बी सेल। ये बी सेल है तो इसकी सरफेस पे क्या प्रेजेंट हो सकता है, CD20, नॉर्मल भी और मैलिग्नेंट भी। तो ये इसके अगेंस्ट होती है, ये जाके इसके साथ इंटरेक्ट करती है और क्या करती है, इसके CD20 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है और यूं बी सेल को एक्टिवेट नहीं रहने देती। जब इसका मार्कर नहीं रहता तो इसकी भी डिप्लीशन शुरू हो जाती है। सो ये बी सेल की डिप्लीशन कॉज करती है। फाइनल हमारे पास, क्योंकि ये एंटीबॉडी है तो ये एंटीबॉडी क्या करेगी, बी सेल के ऊपर रिसेप्टर पे जाके लगती है और बी सेल को क्या करती है, डिस्ट्रॉय कर देती है, डिप्लीशन कर देती है। फाइनली हमारे पास आ जाती हैं, एक हमारे पास टॉलीसिम्यूमब आती है और सार्लील्यूमब आती है, ठीक है। ये क्या करती है, इंटरल्यूकिन 6 को, 6 के जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करती है और इंटरल्यूकिन 6 भी एक इंपॉर्टेंट मीडिएटर है इन्फ्लेमेशन का। सो बायोलॉजिकल एजेंट्स में हमने क्या कहा, ऐसी हो सकती हैं जो ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा को इनहिबिट करेंगी और उसके अंदर हमने ये 4-5 क्लासेस देखी, ठीक है। दूसरा हमने कहा टी सेल को डिप्लीट कर देंगी या फिर हमारे पास बी सेल को डिप्लीट कर देंगी या इंटरल्यूकिन 6 के रिसेप्टर के अगेंस्ट होती हैं और उनकी एक्टिवेशन जब नहीं होने देती, एंटीबॉडीज होती हैं सारी की सारी, उनकी एक्टिवेशन नहीं होने देती तो ज़ाहिर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल हो जाती है। अब फाइनल बात हमारे पास रह गई है गाउट के बारे में। गाउट के बारे में क्या बात हो रही है कि गाउट जो है वो किस वजह से हो रहा है, यूरिक एसिड की सिंथेसिस ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और एक्सक्रीशन कम हो रही है, यूरिक एसिड के लेवल बढ़ रहे हैं, हाइपर यूरिसीमिया होता है, हाइपर यूरिसीमिया से गाउट हो जाता है। अब ये जो हाइपर यूरिसीमिया इसका ट्रीटमेंट दो तरह से हो सकता है, एक्यूट गाउट अटैक भी होता है। एक्यूट गाउट अटैक में हम एनसेड्स देके या फिर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड देके इन्फ्लेमेशन को कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्रॉनिक गाउट जो अटैक होता है इसके अंदर हमने क्या करना है, 3 चीज़ें करनी है। एक तो इन्फ्लेमेशन को कम भी करना है, दूसरा एसिड जो यूरिक एसिड की सिंथेसिस है उसको भी कम करना है। अब आपको पता है यूरिक एसिड की सिंथेसिस करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम था वो कौन था, ज़ैंथीन ऑक्सीडेज था ना, पढ़ा है ना हमने। ज़ैंथीन ऑक्सीडेज लास्ट स्टेप करता है और यूरिक एसिड की सिंथेसिस हो जाती है। अब सिंथेसिस अगर हम इनहिबिट करना चाहते हैं तो हम ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करेंगे और ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने के लिए क्या दिया जा सकता है, एलोप्यूरिनॉल, ठीक है। पहले भी हमने पढ़ा हुआ है, एलोप्यूरिनॉल देके हम क्या कर सकते हैं, ज़ैंथीन एसिड को इनहिबिट करके उसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर सकते हैं। या तीसरी चीज़ है कि हम उसकी एक्सक्रीशन बढ़ा दें और एक्सक्रीशन बढ़ाने के लिए हम क्या देंगे, प्रोबेनिसिड देंगे। प्रोबेनिसिड टिब्यूल्स के लेवल पे उसकी सिक्रीशन को बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा। अब मैं आपको बुक से भी दिखाती हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग ये ना कहेंगे पता नहीं हमें क्या पढ़ा दिया नहीं है और क्या कुछ ये वो वगैरह, ठीक है। तो ये गाउट का ट्रीटमेंट है और यहाँ पे ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज लिखी हुई है कि एक्यूट में सिर्फ हमें इन्फ्लेमेशन कम करनी है और क्रॉनिक एडजन से भी दिखाती हूँ, क्रॉनिक में हमें इन्फ्लेमेशन भी कम करनी है, सिंथेसिस भी कम करनी है और एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ानी है। कॉलेजिनिन कहता है ये एक प्लांट अल्कलाइड है और इसको शुरू एक्यूट गाउटी अटैक्स वगैरह के लिए यूज़ किया था। ये यूरिक नहीं है, यानी कि उसकी सिक्रीशन एक्सक्रीशन को भी नहीं बढ़ाता, ना ही ये कोई एनाल्जेसिक है, बस ये सिर्फ ये क्या करता है कि ये थोड़ा बहुत पेन को रिलीव करने में हेल्प करता है, ठीक है। इसका मेटाबॉलिज्म ये है कि ये एक टिब्यूलिन प्रोटीन के साथ बाइंड करता है और वो टिब्यूलिन प्रोटीन डीपोलराइजेशन कर देता है। डीपोलराइजेशन की वजह से सेलुलर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाते हैं, सिंथेसिस भी नहीं होती, माइटोसिस भी इनहिबिट हो जाती है और यूं ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल प्ले करता है। थेराप्यूटिकली हम इसको यूज़ करते थे गाउट के लिए पहले, लेकिन अब जो है वो इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एलोप्यूरिनॉल दे सकते हैं। एलोप्यूरिनॉल ज़ैंथीन ऑक्सीडेज को इनहिबिट करता है और यूज़ यही है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं गाउट में, हाइपर यूरिसीमिया वगैरह में। बाकी चीज़ आप लोग खुद देख लीजिएगा। इसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट ये है कि हाइपर सेंसिटिविटी, स्किन रैशेस वगैरह हो सकते हैं, यही कॉमन है। उसके बाद फिर ब्यूक्सेटैट जो है ये एक न्यूअर ऑक्सीडेज इनहिबिटर जो है वो ईजाद हुई है। नेक्स्ट हमारे पास प्रोबेनिसिड है। प्रोबेनिसिड हेल्प करती है रीनल एक्सक्रीशन में और पेग्लोटिकेज है। पेग्लोटिकेज जो है वो यूरिकेज का, यानी जो कि एक्सक्रीशन को बढ़ाएगा, और सिंथेटिक इनहिबिटर दोनों का सम अप होता है, ठीक है। इसमें सिंथेसिस को इनहिबिट करने वाला और एक्सक्रीशन को इन्हेंस करने वाली दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन होता है और ये हम उसको देते हैं जो अकेले एलोप्यूरिनॉल को या
प्रोबेनिसिड को अच्छा से रिस्पॉन्ड ना करें, उसमें फिर हम ये कंबाइन करके दे देते हैं। ये इंडिकेटेड है जो फेल कर जाएँ ट्रीटमेंट स्पेसिफिक थेरेपी का, यानी ज़ैंथीन ऑक्सीडेज वगैरह ना दे, ठीक है। इसकी इंट्राव्यूनस इन्फ्यूजन की जाती है हर 2 हफ्तों के बाद। इन्फ्यूजन रिलेटेड इन्फेक्शन वगैरह जो हैं वो इसके अंदर देखने में आ सकते हैं, ठीक है जी। तो ये हमने एनसेड्स वाला सारा चैप्टर कैडजन से भी किया है और लिपिन से भी किया है। शायद इतना डिटेल में मैंने नहीं कराया क्योंकि ये चीज़ें पहले से आपको आती थी, पहले से आपको पता थी कि हमने क्या करनी है। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए या तो एस्पिरिन देनी है या दूसरे एनसेड्स देने हैं, या फिर हम क्या भी दे सकते हैं स्पेसिफिक साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 इनहिबिटर भी, जो कि क्या करता है कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स को बढ़ा देता है, बाकी जीआईटी और ब्लीडिंग वाले रिस्क फैक्टर्स को कम करता है। जबकि एस्पिरिन स्पेसिफिक है जो कि कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर को ट्रीट करता है, बाकी सारे के सारे इन्हांस करते हैं, सही है। उसके बाद सेकंड चीज़ हमने कहा एसिटोमिनोफेन के बारे में पढ़ाया आपको। उसके बाद हमने कौन सी चीज़ पढ़ी, डिमार्ड्स पढ़े। डिमार्ड्स 2 तरह के हैं, सिंथेटिक भी बायोलॉजिकल भी। सिंथेटिक में मिथोट्रेक्सेट था, साइक्लोक्विनोलॉन था, उसके बाद हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड था, सल्फासेलाजीन था और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स थे। जबकि बायोलॉजिकल में हमने ऐसे पढ़े जो ट्यूमर नेक्रोटिक को करते हैं, उसके बाद ऐसे पढ़े जो कि बी सेल के अगेंस्ट है, टी सेल के अगेंस्ट है या इंटरल्यूकिन 6 के अगेंस्ट है। फाइनली गाउट के बारे में जल्दी जल्दी आपको बता दिया कि या तो इसकी सिक्रीशन को इनहिबिट कर एक्सक्रीशन को इन्हांस करेंगे, सिंथेसिस को कम करेंगे, दोनों का सम भी दे सकते हैं।